जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। हमले में घायल हुए बीजेपी नेता की मौत हो चुकी है। कल सैर के लिए वो निकले थे, जहां पर अब्दुल हमीद नाम के ये बीजेपी नेता हैं, जिनको आतंकियों ने गोलियों से भून दिया था। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां पर आज इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। आपको यह भी बता दें कि इस घटना के बाद से पिछले 24 घंटे में 8 कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ दी है। आपको बता दें कि बडगाम बीजेपी ओबीसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष थे अब्दुल हामिद, जिनको कल आतंकियों ने गोलियों से भून दिया था और आज इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इस घटना के बाद से पिछले 24 घंटे में 8 कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ दी है। इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ता अब्दुल हामिद की इलाज के दौरान मौत हो चुकी है। कल आतंकियों ने कार्यकर्ता पर गोलियां बरसाई थी, जिसके चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां पर इलाज के दौरान आज उनकी मौत हो गई। आपको बता दें कि घाटी में लगातार तनाव जारी है। आतंकी संगठन हर दिन किसी न किसी कार्रवाई को अंजाम देते रहते हैं और अब उनका निशाना बीजेपी कार्यकर्ताओं पर है, जिसके डर से पिछले 24 घंटे में 8 कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ दी है। जम्मू कश्मीर से एक खबर है, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ता की मौत हो गई है। उन्हें आतंकियों ने कल गोलियों से भून डाला था। दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव जी, इस तरीके से ये जो आतंकी कार्रवाई कर रहे हैं, बीजेपी कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से कल जम्मू कश्मीर के अंदर तो क्या कहते हैं बीजेपी नेता है, उनके ऊपर जो हमला किया गया, यानी कि उनके घर में घुसकर आतंकियों ने उन्हें गोलियां मारी हैं, तो वो कहीं ना कहीं शर्मनाक घटना जरूर है। क्योंकि शायद लगता है जो आतंकी हैं वो शायद बीजेपी से खास तौर पर क्या कहते हैं चिड़े हुए हैं या फिर कहें बौखलाए हुए हैं। क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी लगातार अपने कार्य कर रही है, तो कहीं ना कहीं आतंकियों को शायद दिक्कतें हो रही हैं। उसी को लेकर ही क्या सकते हैं जो बीजेपी नेता है अब्दुल हामिद, जो उनके घर पे घुसकर जो गोलियां चलाई थी और वो उनकी आज अस्पताल के अंदर उनकी मौत हुई है, तो कहीं ना कहीं ये शर्मनाक घटना जरूर है। मगर इस तरीके की घटना एक बार नहीं हुई है, ये कोई पहली घटना नहीं है। ये 6 तारीख को भी इस तरीके की घटना हुई थी, जहां पर एक पंचायत के जो अध्यक्ष थे उनको भी उनके घर के बाहर गोलियां मारी थी। तो कहीं ना कहीं ये शर्मनाक घटना जरूर है, क्योंकि आतंकी इस तरीके की घटना कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए ये कह सकते हैं कि आतंकियों को शर्म आनी चाहिए, इस तरीके की घटना करनी चाहिए। क्योंकि नेताओं के ऊपर इस तरीके से हमला करेंगे तो कहीं ना कहीं सरकार को असर पड़ता है और सरकार शायद उनके खिलाफ कहीं ना कहीं सख्ती से काम लेने के लिए तैयार रह सकती है। जी राजीव जी, लगातार सिर्फ एक पर्टिकुलर पार्टी के जो नेता हैं उन पर इस तरीके की कार्रवाई करना, उनको निशाना बनाना, आपको क्या लगता है कि इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? देखिए, बिल्कुल बता दें, हमने जैसे पहले ही बताया कि खास तौर पर बीजेपी नेताओं के ऊपर हमला किया जा रहा है। यानी कि आतंकियों को लगता है कि शायद बीजेपी उनकी जो परिस्थिति बन रही है, या फिर कहीं जो कश्मीर के अंदर धारा 370 हटाई गई थी, 35A हटाया गया, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है, शायद उनको लगता है इसके पीछे जिम्मेवार उनके लिए बीजेपी सरकार ही है, और इसीलिए वो बीजेपी को ही निशाना बना रहे हैं। यहाँ पे खासकर उनके जो नेता है कश्मीर के अंदर, उनको ही खास तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर है, मगर कहीं ना कहीं उनको लगता है कि खास तौर पर बीजेपी ही इसके लिए जिम्मेवार है और बीजेपी को ही अटैक करना चाहिए। मगर लगता है कि शायद अब वो इस स्थिति को समझना नहीं चाहते, या फिर कहें जो जनता के लिए हित में है वो समझना नहीं चाहते। तो कहीं ना कहीं उनके जो मन में वहम है वो कहीं ना कहीं दूर करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं सरकार को कड़े कदम और ज्यादा उठाने पड़ेंगे ताकि इस तरह की घटना ना हो। जी राजीव जी, ये भी खबर सामने आई है कि पिछले 24 घंटे में 8 कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ी है, क्या कहना चाहेंगे आप?
देखिए, कार्यकर्ताओं की बात करें तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के मन में जरूर डर बनता है, क्योंकि इस तरीके की जो लगातार 2-3 घटनाएं हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं उनके मन में डर जरूर है, क्योंकि शायद वो कश्मीर के अंदर रहना नहीं चाहते, या फिर कहें कश्मीर के अंदर जो इस तरीके की आतंकी हमले कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए मन में डर तो बनेगा। मगर सरकार को चाहिए उनका जो उनके कार्यकर्ताओं के मन में जो डर बना हुआ है उसको दूर करें, और कहीं ना कहीं जो आतंकी है उनके लिए एक मैसेज दिया जाए ताकि वो इस तरीके की घटना ना कर सके। जी राजीव जी, बीजेपी किस तरीके की इसमें कोई कार्रवाई कोई कर रही है, क्योंकि उनके कार्यकर्ताओं को लगातार निशाना बनाया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल बता दें, केंद्र सरकार हर तरीके से तैयार है, क्योंकि जिस तरीके से धाराएं हटाई गई हैं, यानी कि 370 हटाई गई कश्मीर से और 35 को हटाया गया, और कहीं ना कहीं कह सकते हैं जो राज्य के अंदर जो व्यवस्था बनाने की कोशिश की जा रही है जम्मू कश्मीर के अंदर, वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की जिम्मेवारी बनती है, और केंद्र सरकार ही अपने कार्यकर्ताओं के लिए और यहाँ तक की जो कश्मीर की जनता है उनके लिए कार्य करे, ताकि मगर कोई मैसेज जाए जनता के लिए भी और कार्यकर्ताओं के लिए कि भाई हम आतंकियों के खिलाफ कड़े से कड़े कदम उठाएंगे। मगर कहीं ना कहीं अभी जो देरी की जा रही है वो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के मन में डर बैठ रहा है, जिसको लेकर, और उसी को डर को खत्म करना चाहिए और केंद्र सरकार को कोई कड़े कदम उठाने चाहिए। मगर कोशिश ये की जा रही है कि केंद्र सरकार की तरफ से या कहें दिल्ली के अंदर, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि आने वाले दिनों के अंदर या फिर कहें कुछ समय के अंदर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार कड़े कदम उठाएगी, और शायद जो वहां की फोर्स है उसको ऑर्डर दे दिए गए हैं कि इस तरीके की कोई भी घटना होती है तो उनको कड़े से कड़े कदम उठाने चाहिए। जी राजीव जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से एक खबर है जहां पर बीजेपी नेता की मौत हो चुकी है। कल आतंकवादियों ने उनको निशाना बनाया था, उन पर गोलियां बरसाई थी, अस्पताल में भर्ती थे, जहां पर इलाज के दौरान आज उनकी मौत हो गई। पाकिस्तान के कायर और बुज़दिल आतंकवादियों ने कश्मीर के बडगाम के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अब्दुल हमीद निजार, उनको ताबड़तोड़ उन पर गोलियां बरसाई और वो बुरी तरीके से घायल हो गए। पाकिस्तान के कायर आतंकवादी लगातार बौखलाहट के अंदर इस प्रकार की आतंकवादी हमले कश्मीर के अंदर कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की जनता जानती है कि इन आतंकवादियों ने, पाकिस्तानियों ने, अलगाववादियों ने पिछले 30 सालों में जम्मू कश्मीर को बर्बाद किया है, बेगुनाह लोगों की हत्याएं की हैं। भारतीय सेना, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस और जम्मू कश्मीर पुलिस जिस तरीके से चुन चुन कर इन आतंकवादियों का सफाया कर रहे हैं, उससे ये आतंकवादी बौखलाहट में हैं और इस प्रकार की कायराना और दरिंदगी भरी घटनाएं कर रहे हैं। जिन जिन आतंकवादियों ने इस प्रकार के घटनाक्रम किए हैं, ना वो पहले बचे हैं ना आगे बच पाएंगे। पूरे कश्मीर को आतंकवाद मुक्त करेंगे, आतंकवादियों का सफाया करेंगे और पाकिस्तान के इन दरिंदे आतंकवादियों को कश्मीर घाटी में किसी सूरत में नहीं रहने देंगे। इस प्रकार की कायराना हरकत करके वो भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते हुए विस्तार को कश्मीर घाटी में पाकिस्तान नहीं रोक सकता। आज जम्मू कश्मीर के अंदर हर घर में भारत देश का तिरंगा झंडा और भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहरा रहा है, जिससे इन आतंकवादियों को बौखलाहट है और घबराहट है। भारतीय जनता पार्टी का ये विस्तार और तेजी से हम बढ़ाएंगे। कश्मीर के हर घर में देश का तिरंगा झंडा होगा और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक आज कश्मीर के घर घर में हैं, जिससे इन पाकिस्तानियों को बौखलाहट है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में आतंकियों की बौखलाहट इन दिनों काफी तेज है। वो लगातार कई नेताओं को निशाना बना रहे हैं और कल बीजेपी के एक कार्यकर्ता को निशाना बनाते हुए उन पर गोलियां बरसा दी, जिसके चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां पर आज इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। आपको बता दें कि बीजेपी ओबीसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष थे अब्दुल हामिद, जिनकी आज इलाज के दौरान मौत हो गई। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। I'm declaring a public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. भारत की कोरोना वायरस से जंग। आपको चाहिए पूरी जानकारी के लिए भरोसेमंद जरिया
जानकारी जो अफवाहों पर ना हो। 24 घंटे 7 दिन लगातार सिर्फ ANB न्यूज पर। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ी हुई एक खबर है, जहां पर आज एक बार फिर से रिया चक्रवर्ती से पूछताछ होगी। रिया और उनके परिवार से आज ईडी पूछताछ करेगी। रिया के भाई और रिया के माता पिता से आज पूछताछ होगी। इसी के साथ आपको बता दें कि कल घंटों शोभिक चक्रवर्ती से पूछताछ हुई थी। इसी के साथ रिया से भी पूछताछ लगातार ईडी कर रही है। आज एक बार फिर से सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती से पूछताछ होगी। एक बार फिर से आज ईडी इस मामले में रिया से पूछताछ करेगी। इससे पहले भी रिया और उसके भाई से पूछताछ हो चुकी है। इस मामले में आज एक बार फिर से ईडी रिया से पूछताछ करेगी। आपको बता दें कि रिया के भाई से ईडी ने 18 घंटे पूछताछ की थी। आज एक बार फिर से ईडी रिया से पूछताछ करेगी। आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत केस दिनों दिन पेचीदा होता जा रहा है। इसमें हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। इस मामले में राजनीति भी लगातार गर्मा रही है। महाराष्ट्र की सरकार का कहना है कि इस मामले को ताक पर रखकर महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ साजिश रची जा रही है। क्योंकि लगातार कई नेता इस मामले में महाराष्ट्र सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं और वहीं महाराष्ट्र सरकार का ये कहना है कि इस मामले में विपक्षी पार्टियां महाराष्ट्र सरकार को निशाना बना रही हैं। मुरारी सिंह हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुरारी जी, आज एक बार फिर से ईडी पूछताछ करेगी, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल सही कहना है। आपको बता दें कि मैनेजर के पूछताछ के बाद रिया चक्रवर्ती से 9 घंटे पूछताछ हुए थे। उसके बाद उनके भाई शोभिक से जो है कि 18 घंटे पूछताछ हुए थे और उसके बाद ईडी ने दोबारा जो है कि रिया चक्रवर्ती और उनके पिता को सम्मन जारी करते हुए आज 11 बजे ईडी कार्यालय में हाजिर होने के लिए कहा है। तो सुशांत सिंह सुसाइड केस में ईडी अब एक के बाद एक नकेल कस रही है और लगातार इस मामले में उन तमाम जो बैंक के अकाउंट थे, सिम कार्ड थे, मोबाइल से रिलेटेड थे, उनके सारे तथ्यों को खंगाल रही है। जी, सीबीआई को जांच सौंप दी गई है, इसके बारे में अभी क्या कुछ नया अपडेट है? देखिए, सीबीआई को जांच सौंपी गई है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार जो है सीबीआई से जांच कराने के पक्ष में नहीं है। उसने सुप्रीम कोर्ट में भी अपने हलफनामे में भी कहा कि सीबीआई को जांच देना गलत है। हालांकि अभी तक इस मामले में सीबीआई अभी किसी प्रोसेस पर नहीं पहुंची है, लेकिन जिस तरीके से ईडी नकेल कस रही है, जिस तरीके से बिहार पुलिस ने जो दस्तावेज, जो सबूत, जो हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दायर किया है, उसे जो है कि सीबीआई कलेक्ट करेगी और उस दायरे पर इस पूरे मामले की जाँच करेगी। देखना ये होगा कि जो सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होना है इस याचिका को लेकर के, वो कल होना है, यानी कि 11 तारीख को ये सुनवाई होनी है। लेकिन आज ईडी में बुलाया गया है रिया चक्रवर्ती को दोबारा पूछताछ के लिए। एक बड़ी बात है क्योंकि 18 घंटे तक उनके भाई से पूछताछ हुई है। ईडी के पास कई ऐसे सबूत, कई ऐसे दस्तावेज ईडी के हाथ लगे हैं जिसके आधार पर वो रिया चक्रवर्ती से उन तमाम सबूतों को खंगालने के लिए वो आज वापस ईडी कार्यालय 11 बजे हाजिर होने के लिए बुलाया है। जी मुरारी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। आपको बता दें कि आज एक बार फिर से रिया चक्रवर्ती से पूछताछ होगी क्योंकि ईडी को नए दस्तावेज मिले हैं
जिसको लेकर आज एक बार फिर से पूछताछ की जाएगी। अगली बड़ी खबर आपको बता देते हैं, केरल में भारी बारिश का कहर जारी है। इडुक्की जिले में लैंडस्लाइड से अब तक 43 लोगों की मौत हो चुकी है। मौसम विभाग ने जारी किया है वहां पर रेड अलर्ट। राहत और बचाव कार्य अभी जारी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें वहां पर तैनात हैं। आपको बता दें कि केरल में लगातार हो रही बारिश के चलते वहां पर बाढ़ की स्थिति हो गई है। स्थानीय लोग काफी परेशान हैं। कई इलाकों में पानी भर चुका है, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। और वहीं केरल के इडुक्की में हुए लैंडस्लाइड से अब तक 43 लोगों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि इडुक्की में गुरुवार देर रात को भूस्खलन हुआ था, जिसमें अब तक 43 लोगों की मौत की खबर है। इसी के साथ मौसम विभाग ने भी बारिश को लेकर रेड अलर्ट केरल में जारी किया है। दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव जी, केरल में लगातार बारिश हो रही है, इसको लेकर वहां पर काफी परेशानी हो रही है, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से केरल के अंदर लगातार बारिश हो रही है और कहीं ना कहीं प्रशासन की जो जिम्मेवारी बनती है वो कहीं ना कहीं जनता की नजर में खटक रही है, क्योंकि जनता चाहती थी कि जो प्रशासन की तरफ से जो कार्य किए जाते हैं, यानी कि जल भराव की जो स्थिति होती है वो कहीं ना कहीं उसको सुधार होना चाहिए था। मगर कहीं ना कहीं जब इस तरीके की बारिश हो रही है, लगातार दिक्कतें आ रही है जनता को, और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दिक्कतें प्रशासन को भी आने वाली, क्योंकि जब जनता को दिक्कत आती है तो प्रशासन को दिक्कतें आनी लाजमी होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं लगता है जनता का जो गुस्सा है वो प्रशासन की तरफ ही फूटता है। मगर जिस तरीके से अब लगातार केरल के अंदर बारिश होती जा रही है और लोगों को दिक्कतें हो रही है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन को चाहिए कि जनता के लिए कुछ कार्य करे और जनता के लिए कहीं ना कहीं जो ऐसे कार्य करके दिखाएं ताकि जनता को दिक्कतें ना आए, और उनको शायद जो इलेक्शन टाइम जब होता है, जब नेताओं को चुना जाता है, तो कहीं ना कहीं जनता इस मद्देनजर रखते हुए ही उनको चुनती है। मगर इस तरीके की जो परिस्थिति बनती है तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आती है जनता के सामने भी और कहीं ना कहीं नेताओं के सामने भी, क्योंकि नेताएं वोट तो ले लेते हैं और उसके बाद में कार्य नहीं करते हैं। मगर कहीं ना कहीं जब दिक्कतें बनेंगी तो जनता ही उनको जवाब देगी। जी राजीव जी, अभी भी मौसम विभाग ने वहां पर भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। आपको क्या कुछ ऐसी जानकारी है कि वहां पर प्रशासन अभी इसके लिए किस तरीके की तैयारी कर रहा है? देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से रेड अलर्ट जारी किया हुआ केरल के अंदर, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर है। मगर केरल के अंदर जो रेड अलर्ट रेड अलर्ट यानी कि घोषित किया हुआ, तो वो कहीं ना कहीं प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है इसके लिए ही। मगर प्रशासन की तरफ से हमने बात करने की कोशिश करी या जानकारी जो मिली हमें वो यही है कि प्रशासन पहले तो कह रहा था कि जी पूरी तरीके से हम तैयार है, मगर जिस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से रेड अलर्ट घोषित किया है तो कहीं ना कहीं भारी बारिश के साथ साथ दिक्कतें जनता को ही होंगी। मगर उसके लिए प्रशासन को कड़े कदम उठाने चाहिए और कड़े कदम उठा भी रहे हैं। मगर इस तरीके से जो कड़े कदम उठाए जा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं जो देरी है उसकी कहीं ना कहीं भरपाई जो है वो जनता को करनी पड़ेगी, क्योंकि जनता को ही नुकसान होगा और जनता कहीं ना कहीं उसके लिए कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं। जनता चाहती है कि सरकार कहीं ना कहीं कड़े कदम उठाए। जी राजीव जी, आप इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं, तो दिल्ली में बारिश का किस तरीके का वहां पर अलर्ट जारी है या फिर वहां पर अभी बारिश से कितने लोग परेशान हैं? देखिए, बिल्कुल बता दें, दिल्ली के अंदर भी लगातार रुक रुक के बारिश हो रही है, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जनता को ही होती है, क्योंकि हमने पिछले कुछ दिनों के अंदर भी देखा था दिल्ली के अंदर भी काफी परिस्थिति बनी हुई थी। यहाँ तक कि जो कह सकते हैं जो फ्लाईओवर के नीचे जो वाटर लॉकिंग की दिक्कतें होती है, कहीं ना कहीं जो डीटीसी के कर्मचारी की एक मौत हुई थी, तो कहीं ना कहीं जो जल भराव की स्थिति बनती है वो कहीं ना कहीं प्रशासनों की तरफ से पहले ही घोषणा कर दी जाती है कि बड़े बड़े होर्डिंग लगा दिए जाते हैं, बड़े बड़े बैनर लगा दिए जाते हैं कि प्रशासन हर तरीके से तैयार है। मगर जब धरातल की बात आती है तो धरातल के
अंदर सारे दावे फेल हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो जनता का गुस्सा होता है वो कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ उठता है और प्रशासन कहीं ना कहीं उसको लीपापोती करने की कोशिश करता है, क्योंकि लगातार ये देखने को मिलता है कि प्रशासन हमेशा यही लीपापोती करता है और जो उनके लिए खर्चा करने के लिए मतलब जो सरकार की तरफ से जो फंड मिलता है वो फंड कहीं ना कहीं गायब हो जाता है और जिसके लिए जनता को दिक्कत होती है। जनता चाहती है कि हर तरीके से सरकार चाहे केरल की हो चाहे दिल्ली की हो या किसी और राज्य की हो तो कहीं ना कहीं जनता को दिक्कतें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जनता नेताओं को जब चुनती है तो इन्हीं मुद्दों को नजर रखते हुए ही उनको वोट करती है और वो कहीं ना कहीं नेताओं की जिम्मेवारी भी बनती है कहीं ना कहीं जो कार्य करना चाहिए वो जनता के लिए हित में करना चाहिए, मगर इस तरीके की जो दावे की जो पोल खुलती है वो कहीं ना कहीं शर्मनाक बनती है इसके लिए। जी राजीव जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। आपको बता दें कि केरल में अभी भी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों की मौत का मामला है। जोधपुर जिले में एक ही परिवार के 11 लोगों की मौत हुई थी। 38 साल की लक्ष्मी पर सभी को जहर देकर मारने का शक जताया जा रहा है। पुलिस को शव के पास से जहर की शीशियां और इंजेक्शन बरामद हुए हैं। पुलिस को आशंका है कि लक्ष्मी ने इंजेक्शन लगाने की जानकारी दी थी। लक्ष्मी ने पाकिस्तान में नर्सिंग का कोर्स किया था। आपको बता दें कि जोधपुर जिले में एक ही परिवार के 11 लोगों की मौत हुई थी। ये वो लोग थे जो कि पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए थे और ऐसी आशंका जताई जा रही है कि परिवार की ही लक्ष्मी ने सभी को जहर देकर मारा है। पुलिस को शवों के पास से जहर की शीशियां और इंजेक्शन बरामद हुए हैं। ये भी बातें सामने आ रही हैं कि लक्ष्मी को इंजेक्शन लगाने की जानकारी थी। लक्ष्मी ने पाकिस्तान से ही नर्सिंग का कोर्स किया था और इसके बाद से यही आशंका जताई जा रही है कि लक्ष्मी ने ही परिवार के 11 लोगों को जहर का इंजेक्शन दिया, क्योंकि जांच में यह भी सामने आया है कि बाकी के जो 10 लोग हैं उनके हाथ पर इंजेक्शन लगा हुआ था, जबकि लक्ष्मी के पैर पर इंजेक्शन लगा हुआ था। हमारे संवाददाता हितेंद्र डूडी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हितेंद्र दी, क्या जानकारी इस मामले में? कि जिस तरीके से जो ये मामला हुआ था उसके बाद जोधपुर महात्मा गांधी मोर्चरी में लेके आए और वहाँ पंचनामा तैयार किया जा रहा है, साथ ही पोस्टमार्टम भी किया जा रहा है। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी आई नहीं है, सभी का पोस्टमार्टम अभी चल रहा है। उसके बाद जो यहाँ जोधपुर में ही जो जिंजलिया बेरा है वहाँ पे इनका जो है अंतिम संस्कार किया जाएगा। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में जुटी हुई है। यहाँ एक नाम मात्र बचा हुआ व्यक्ति जो इसके परिवार का है, केवल राम, वो यहाँ मौजूद है और पंचनामा यहाँ बनाया जा रहा है, पोस्टमार्टम किया जा रहा है। जी, सभी शक जताया जा रहा है कि जो परिवार की महिला थी लक्ष्मी नाम की, उसने ही सभी को इंजेक्शन दिया था। क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से जो पूरी शक की सुई है उस नर्स के ऊपर जा रही है, जो नर्स इसी परिवार की थी। सारों को सभी को इंजेक्शन लगे हुए थे और उसके भी इंजेक्शन लगा हुआ था। अंतिम इंजेक्शन जो लगा हुआ था वो उस नर्स जो थी इसी परिवार की थी, जो उसकी बच्ची थी। ये जो इसने नर्सिंग है वो पाकिस्तान से ही की थी और यहाँ जो है परिवार के साथ रह रही थी। मामला जो है पुलिस जो प्राथमिक दृष्टया में बताई जा रही है कि ये मामला पूरा जो है शक की सुई उस नर्स के ऊपर ही जा रही है। साथ ही केवल राम के ऊपर भी शक जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि केवल राम एकमात्र व्यक्ति इस परिवार का बचा, वो कैसे बच गया, क्यों बचा, उसके ऊपर भी जो है जांच की सुई पुलिस लगातार जांच कर रही है। जी हितेंद्र जी, आपको क्या लगता है कि इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? जहाँ तक हमारी पुलिस अधिकारियों से बात हुई है, पुलिस का ये कहना है कि पारिवारिक मामला था। यहाँ तक कि एक इनके जो 2 बहुएं थी उनका ये झगड़ा चल रहा था, जहाँ उसकी रिपोर्ट यहाँ जो है जोधपुर के मंडोर थाना में
इन्हें 7 दिन पहले बुलाया भी गया, यहाँ उनसे पूछताछ भी की गई। इनका पारिवारिक मामला पहले से ही चल रहा था, झगड़ा इनकी बहुओं के साथ चल ही रहा था और उस झगड़े के तहत उसकी एक जो बहन बची हुई है उसका कहना ये है कि इनकी भौजाई जो है लगातार ये कह रही थी कि पूरे परिवार को खत्म कर देगी। तो सख्ती सुई जो उनके बहुओं के ऊपर भी जा रही है, ऐसा नहीं है कि उस जो नर्स है उनकी बच्ची है उसके ऊपर है। सब पुलिस तीनों तरफ से जो है जांच का दायरा देख रही है। फिलहाल पुलिस जांच का विषय है कि क्या निकल के आएगा, लेकिन अभी हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि ये भविष्य के गर्भ में है। लेकिन फिर भी जो पुलिस बता रही है, पुलिस का ये कहना है कि ये मामला पूरा का पूरा जो है आपसी जो है पारिवारिक मामला था। केंद्र जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। आपको बता दें कि राजस्थान के जोधपुर से एक खबर है जहां पर 11 शरणार्थियों की मौत का मामला है, जिसमें शक की सुई परिवार की ही रहने वाली एक सदस्य पर जताई जा रही है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।